अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी सेहत में मैं हूं डॉक्टर इनाम दानिश और आज हम डिस्कस करते हैं डेंगू बुखार के बारे में, डेंगू फीवर के बारे में। आजकल बहुत कॉमन है। ये कैसे मालूम होगा कि पेशेंट ख़तरनाक स्टेज की तरफ जा रहा है? तो ये आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डायग्नोज करेंगे कि ये डेंगू है और कैसे कंफर्म करेंगे कि ये पेशेंट ख़तरनाक स्टेज की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, डेंगू वायरस फैलता है मच्छर से और इसको रोकना, इसके बारे में टीवी में काफ़ी ऐड भी आते हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे ज़्यादातर इसकी अलामात के बारे में। तो 2 से 7 दिन के अंदर ये जब मच्छर काटता है तो 2 से 7 दिन के अंदर, कुछ लोग 3 से 10 दिन कहते हैं कि ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तकरीबन 80% लोग में ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें आम तौर पे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और 5% वो हैं जो ख़तरनाक स्टेज में चले जाते हैं। 2% तकरीबन ऐसे पेशेंट होते हैं जो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, यानी कि मोर्टेलिटी तकरीबन 2% के करीब है। जो लोग ठीक होते हैं वो विद इन अ वीक तकरीबन वो रिकवरी फेज़ में चले जाते हैं और वो रिकवर हो जाते हैं। WHO ने इसको 2 टाइप में डिवाइड किए कि अनकॉम्प्लिकेटेड डेंगू फीवर एंड कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि कम ख़तरनाक और ज़्यादा ख़तरनाक। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि कम ख़तरनाक क्या होता है और फिर डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा ख़तरे की बात किस चीज़ में होती है। तो सबसे पहले अलामात की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले फ़ीवर होता है। फ़ीवर हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, आमतौर पे 104 तक, 104 के करीब टेम्परेचर होता है। और फ़ीवर के साथ बाकी जो दूसरी अलामात हैं उनमें सर दर्द, ख़ास तौर पे आइज़ के पीछे, आँखों के पीछे लोगों को बड़ी शदीद तकलीफ़ होती है और कहते हैं कि इतना दर्द होता है बॉडी के अंदर, मस्कुलर पेन होता है, बोन पेन होता है कि इसे ब्रोकन बोन फीवर भी कहा जाता है। कि इतना पेन होता है, लोग कहते हैं कि जैसे हड्डियाँ टूट रही हैं, इतना शदीद दर्द होता है। इसके अलावा उल्टी और मतली बहुत कॉमन है, वोमिटिंग होती है। एक तरफ फीवर है, दूसरी तरफ वोमिटिंग है, नौजिया है, मत्ती है, पेशेंट का इनटेक बहुत कम होता है, तो खाना पीना भी कम हो जाता है और नौजिया वोमिटिंग की वजह से। सेकेंडली ये कि रैश, जस्ट लाइक खसरा की तरह जैसे रैश होता है, इसी तरीके से इसके अंदर रैश होता है जो आमतौर पर पहले या दूसरे दिन ही ज़ाहिर हो जाता है। मैंने जो ज़्यादातर पेशेंट देखे हैं उनमें रैश हाथ और पाँव में होता है। दोनों हाथ तकरीबन रेड हो जाते हैं, दोनों पाँव रेड हो जाते हैं, लेकिन ये रैश बढ़ के और ज़्यादा पूरी बॉडी के अंदर भी स्प्रेड कर सकता है। ये अलामात आमतौर पे 4 से 7 दिन तक रहती हैं। उसके बाद पेशेंट रिकवरी फेज़ में चला जाता है। 80% लोग रिकवर करते हैं, तो रिकवरी फेज़ में चला जाता है जिसमें कुछ खारिश महसूस होती है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है। कुछ लोग जो है वो रिकवर कर जाते हैं 1 हफ्ते के अंदर। तो जो लोग 20% वो लोग जो ख़तरनाक स्टेज में एंटर होते हैं या जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, और 5% वो होते हैं जिन्हें जो और ख़तरनाक स्टेज में चले जाते हैं। तो अमूमन देखने में यह है कि ख़तरनाक स्टेज फ़ीवर ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। फ़ीवर सेटल हो गया, पेशेंट समझता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, ऐसा नहीं है, बल्कि फ़ीवर ख़त्म होने के बाद ही असल ख़तरा शुरू होता है, क्योंकि जो प्लेटलेट काउंट है वो आम तौर पे फ़ीवर सेटल होने के बाद कम होना शुरू होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ख़तरनाक स्टेज है वो क्या है। अब ये कि हम डायग्नोज कैसे करते हैं कि ये पेशेंट डेंगू है। आजकल चूँकि बारिशों के बाद, बरसात के बाद मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डेंगू का सीज़न भी आता है। आजकल अगर आपको नज़ला खांसी नहीं है, आमतौर पे फ्लू की सिम्टम नहीं होती, फीवर डायरेक्ट स्टार्ट होता है, तो समझें कि डेंगू के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें एक ब्लड टेस्ट हम करते हैं, CBC कहते हैं। उसमें प्लेटलेट काउंट देख लेते हैं, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, वाइट सेल कम हो जाते हैं। और इसका जो स्पेसिफिक टेस्ट हम करते हैं वो डेंगू NS1 है, एंटीजन देखते हैं इस वायरस का। ये डेंगू NS1 डे 1 पे भी पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि इसके लिए ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन फीवर है उस दिन भी अगर डेंगू NS1 करके देख लें तो ये मालूम 90% सेंसिटिविटी है इसकी, कि 90% लोगों में जिन्हें डेंगू है ये पॉजिटिव आता है।
10% वो लोग होते हैं जिनको ये नेगेटिव होता है, वो अमूमन वही पेशेंट होते हैं जिन्हें 1 वीक गुजर चुका होता है। तो डेंगू NH1 डे 1 से 1 वीक तक इफ़ेक्टिव है। 1 वीक के बाद फिर हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं, तो ये NH जो है नेगेटिव हो जाता है। तो डेंगू NH1 देखते हैं और प्लेटलेट काउंट वो मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट की प्लेटलेट काउंट कितनी है, और इसको बाकी और टेस्ट भी करते हैं जैसी सिचुएशन है। अगर हॉस्पिटलाइज पेशेंट है तो ब्लीडिंग के और भी पैरामीटर्स हैं जो हम देखते हैं। नाज़रीन, ख़तरनाक स्टेज के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लेटलेट कम हो जाते हैं। हमारी बॉडी में खून जमाने की जो सलाहियत है वो प्लेटलेट के थ्रू होती है। अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो ब्लीडिंग का ख़तरा होता है। तो जिस्म में कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से, कान से, मुंह से, वोमिटिंग हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कहीं पे भी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं पेशेंट के। दूसरे ये कि ब्लड प्रेशर लो होता है। उसकी रीज़न एक तो नोज़िया, वोमिटिंग है, फीवर है। फिर ये भी है कि जो खून की नालियाँ हैं उनमें लीकेज बढ़ जाती है। तो जब ब्लड में से पानी निकल के बॉडी के बाकी हिस्सों में चला जाएगा और ब्लड में पानी कम हो जाएगा, खून गाढ़ा हो जाता है, इससे भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो होता है और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो खून की नालियों की लीकेज की वजह से ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सब खतरे की अलामत हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें देखना है कि ख़ासतौर पर हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो हम पेशेंट के प्लेटलेट मॉनिटर करते हैं, ब्लड प्रेशर उसका मॉनिटर करते हैं, और साथ साथ ये देखते हैं कि एब्डोमिनल पेन है या नहीं। देखें, एब्डोमिनल पेन ये भी इंडिकेट करता है कि मुमकिन है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है कहीं पे, या परसिस्टेंट वोमिटिंग है कि वोमिटिंग सेटल ही नहीं हो रही है, नाक से, कान से, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड प्रेशर लो है। वो पानी जो बॉडी से, ब्लड से लीक होता है तो वो चेस्ट में जमा हो सकता है, जिसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। वो पानी पेट में जमा हो सकता है, जिसे एसाइटिस कहते हैं। तो ये सब चीज़ें, और एंड स्टेज क्या होता है जिसे कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर, के पेशेंट ड्राउजी होता है, लिवर भी डैमेज होता है, किडनी भी काम करना छोड़ देते हैं, और इसे शॉक कहते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम। यानी कि डेंगू का पेशेंट जो है वो शॉक में चला गया है, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि पेशेंट को रिहाइड्रेट करें। चूँकि ब्लड प्रेशर कम होता है, मतली होती है, तो पेशेंट मुंह से नहीं भी ले पा रहा होता है, तो ऐसे पेशेंट में ड्रिप लगवाई जा सकती है। तो पेशेंट को रिहाइड्रेट करें। अगर ओरली ले सकता है तो मुंह से लें, और अगर नहीं ले सकता तो उनको ड्रिप लगवाई जाए ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाए। टेम्परेचर के लिए, फीवर के लिए सिर्फ पैरासीटामोल यूज़ करें, डिस्प्रिन या ब्रूफिन यूज़ ना करें, क्योंकि डिस्प्रिन या ब्रूफिन वो प्लेटलेट के ऊपर असर करते हैं और ब्लीडिंग का ख़तरा बढ़ सकता है। तो डेंगू फीवर में पेशेंट को अगर टेम्परेचर है तो आप सिर्फ पैरासीटामोल लें, और ब्रूफिन या कोई भी पेन किलर या डिस्प्रिन ना लें। वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग के लिए वोमिटिंग की मेडिसिन आती हैं, वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि जिस हद तक नोज़िया वोमिटिंग से बच सकें और ओरल ले सकें, तो वो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है वो है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। तो पेशेंट जब प्लेटलेट कम होते हैं, अगर आप ट्रांसफ्यूज़ नहीं करते हैं तो ब्लीडिंग का ख़तरा बढ़ जाता है। अमूमन 3 लाख 4 लाख के करीब प्लेटलेट होते हैं, लेकिन ख़तरा बढ़ना शुरू होता है जब 1 लाख से कम हो। तो अलर्ट हो जाते हैं हॉस्पिटल भी कि मॉनिटरिंग शुरू कर देते हैं। अब डेली प्लेटलेट चेक कराते हैं। 50,000 से कम हो जाए तो और ख़तरे की बात होती है। तो आम तौर पे हम जो ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, प्लेटलेट जो है कोई भी एक डोनर देता है, जस्ट लाइक डायलिसिस की तरह होता है। तो ब्लड से वो प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और वो पेशेंट को लाते हैं। तो अगर 20,000 तक, यानी कि आमतौर पे 3-4 लाख हैं, लेकिन अगर 20,000 पे प्लेटलेट आ जाते हैं और पेशेंट को फीवर भी है, तो या फिर कहीं पे ब्लीडिंग के चांसेस हैं, स्किन के ऊपर स्पॉट आ गए, तो पेशेंट को 20,000 के ऊपर भी ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। इवन 40,000 पे भी ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं पे ब्लीडिंग है। लेकिन अगर ब्लीडिंग नहीं है तो हम वेट करते हैं। आमतौर पे 20,000 और फीवर है और कुछ स्पॉट हैं तो हम 20,000 पे भी ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, वरना और वेट करते हैं। यूजुअली रिकमेंडेशन 10 to 15,000 पे।
कुछ लोग टू बी सेफ साइड 15,000 प्लेटेड के ऊपर ट्रांसफ्यूजन करते हैं, कुछ लोग 10,000 तक का वेट करते हैं, लेकिन 10,000 से कम पे तो ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर मैं तो जो प्रैक्टिस रही है, जो मैंने देखा है ज़्यादातर कि 15 और 20,000 के दरमियान अगर प्लेटेड होते हैं तो वो ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एस्कार्ड यानी कि एस्प्रिन पे होते हैं या क्लोपिडोग्रेल ले रहे होते हैं। वो पेशेंट जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, अभी 6 मंथ नहीं गुजरे हैं एंजियोप्लास्टी को, और वो क्लोपिडोग्रेल ले रहे हैं या एस्प्रिन ले रहे हैं, उनके लिए मतलब है कि लेस देन 50,000 पे यूजुअली अगर किसी की एंजियोप्लास्टी को 6 महीने से ज़्यादा गुजर गए तो लेस देन 50,000 के ऊपर आप स्टॉप कर दें, 1 वीक वेट करें, और आमतौर पे जो है वो इतना रिस्क नहीं होता है स्टेंट बंद होने का। लेकिन अगर 6 मंथ से कम हुए हैं तो फिर देखा जाता है कि पेशेंट को क्लोपिडोग्रेल दें या ना दें। इसमें डिफरेंट स्टडीज़ हैं। कुछ लोगों ने कंटिन्यू किया है कि लेस देन 50,000 के ऊपर भी, और 20,000 तक लोगों ने क्लोपिडोग्रेल दिया है एहतियात के साथ, मॉनिटरिंग के साथ जो है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि पेशेंट की अपनी कंडीशन कैसी है, रैश है या नहीं है, ब्लीडिंग के चांसेस कितने हैं कितने नहीं हैं। एक तरफ स्टेंट बंद होने का ख़तरा होता है अगर आप क्लोपिडोग्रेल नहीं देते हैं, और दूसरी तरफ ब्लीडिंग का ख़तरा होता है। तो दोनों को बैलेंस करना है, और वो डॉक्टर आमतौर पर अपनी पेशेंट की कंडीशन देख के डिसाइड कर लेते हैं। तो 20,000 तक, लेस देन 20,000 तो कुछ नहीं देना चाहिए। 20,000 से ज़्यादा अगर प्लेटलेट काउंट है तो क्लोपिडोग्रेल एहतियात से दे सकते हैं अगर एंजियोप्लास्टी 6 मंथ के अंदर अंदर हुई। अगर 6 मंथ से ज़्यादा टाइम गुजर गया फिर आप जो है बंद कर सकते हैं। 50,000 काउंट से जब ज़्यादा हो जाए फिर आप दोबारा क्लोपिडोग्रेल शुरू कर सकते हैं। तो नाज़रीन, एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, इससे आप बच सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो प्रिवेंशन है। अगर मच्छर से बचा जाए तो डेंगू से बच सकते हैं। गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, लेकिन आप अपनी सेहत के लिए कर सकते हैं कि कम से कम दरवाजे खिड़कियों के ऊपर नेट लगवा लें, फुल स्लीव शर्ट पहन लें, कॉयल जलाएं, जितना मच्छर से बच सकते हैं बचें। और ये एक डेंजरस डिजीज़ है। जिस तरीके से कोरोना वायरस है कि किसी को कुछ भी नहीं होता लेकिन किसी की डेथ भी हो सकती है, इसी तरीके से डेंगू भी है कि 80% लोग जो है वो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन 20% को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और 2% ऐसे हैं जो बेचारे ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन से आपको कुछ आइडिया तो हो गया होगा कि डेंगू क्या है। एक वायरल डिजीज़ है, और सबसे ज़्यादा फीवर होता है, वोमिटिंग होती है, और इससे जो है सबसे बड़ा ख़तरा इसके अंदर ब्लीडिंग का होता है, ब्लड प्रेशर लो होने का होता है, और इसका ट्रीटमेंट जो है आमतौर पे रिहाइड्रेशन है। कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। थैंक यू।